हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK क्लासेस फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए, आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है विद्युत बल रेखाएं और उसके गुणधर्म। तो आपको ये ध्यान नहीं रखने, एक बार आपको समझ लेने हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इसको हम बच्चे क्या करते हैं कि इसको रटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये रटने का टॉपिक नहीं है, समझने की कोशिश करें इसको। आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे यहीं पे। वीडियो को बार बार देखें तो आपको जल्दी याद होगा। चलिए, विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, है ना। तो किसी आवेश के कारण चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो क्षेत्र जो होता है वो दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे कोई चुंबक है, चुंबक के चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण लोहे को आकर्षित कर रही है या किसी अन्य चुंबक को वो आकर्षित कर रही है। इसी तरह से आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र होता है जिसके कारण वो किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है ना। तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या करा है कि रेखाएं बना ली हैं, है ना। कई रेखाएं बना दी हैं जिससे विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होता है। और विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत बल भी प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और विद्युत बल को, दोनों को प्रदर्शित करती हैं। तो उन्होंने कैसी बनाई, उसकी गुणधर्म हमें पढ़ने। देखिए, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं की मदद से व्यक्त किया जाता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यह बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ध्यान रखें, यह काल्पनिक होती हैं, ये वास्तव में दिखाई नहीं देती हैं, होती भी नहीं है ना। ये साइंटिस्टों ने विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए केवल ऐसी रेखाएं बनाई हुई है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं की मदद से व्यक्त किया जाता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसकी गुणधर्म पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी। देखिए, विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होंगी, धनावेश से निकलेंगी, वह ऋणावेश अथवा अनंत की ओर जाएंगी। देखिए, मैंने क्या करा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया है। तो साइंटिस्टों ने कहा है कि जब भी आप पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, इससे आपको रेखाएं निकालनी है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो रेखाएं हैं, देखिए बाहर की ओर एरो बनाएं तो ये निकलती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश। तो अगर पॉजिटिव आवेश बनाएंगे तो रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, है ना, धनावेश से निकलती हैं, ध्यान रखें। और अगर यही मैंने एक ऋणावेश बनाया होता, नेगेटिव आवेश, तब क्या होता, ये बल रेखाएं ऐसी ही बनानी है, लेकिन ये एरो जो है वो अंदर की ओर लगाना है। तो ध्यान रखिए, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, वह ऋणावेश अथवा अनंत की ओर जाती हैं। तो ये धनावेश से निकलने वाली कहाँ जा रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं, अनंत की ओर जा रही हैं, या फिर ऋणावेश पे जा रही हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो ऋणावेश अथवा अनंत की ओर। ये वाली तो आपको अनंत की ओर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है, और ये अनंत से आती हुई दिखाई देगी। तो ऋणावेश पे भी कहाँ से आती हैं, अनंत से आती हैं। ठीक है, और धनावेश से कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं या फिर ऋणावेश की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये जा रही है, या तो अनंत पे जा रही हैं या इसकी तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की तरफ जाती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट। अब ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या बताती हैं, विद्युत क्षेत्र को भी बताती हैं, है ना। अब कैसे बताती हैं, देखिए मैंने एक बल रेखा बनाई ऐसे, ठीक है, ये बल रेखा है। तो अब मुझे देखना है कि ये बल रेखा विद्युत क्षेत्र को बता रही है। तो अगर मैं कोई स्पर्श रेखा इस पर खींच दूं ऐसे ही, है ना, तो ये जो बिंदु है जहाँ टच करेगी, है ना, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इसकी ई की दिशा को व्यक्त करेगी। ध्यान रखें, यदि किसी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, ये तो हमारी विद्युत बल रेखा थी, मैं लिख देता हूँ विद्युत बल रेखा, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। तो मैंने स्पर्श रेखा किस पे बनाई है, विद्युत बल रेखा पर बनाई है। अब ये जो स्पर्श रेखा है ये किसको व्यक्त करेगी, कुल विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, कि कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। अगर यहाँ पे कोई दिशा पूछ ले तो आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, जिस पॉइंट पे पूछे जाए कि जैसे ये जो बल रेखा है इस पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ,
तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बताओगे, उस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दो, तो उस स्पर्शरेखा की जो दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की। ध्यान रखें कुल, ठीक है। तो यदि किसी विद्युत बल रेखा पर स्पर्शरेखा खींच दी जाए तो यह स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा को, है ना। तो यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र इस तरफ है। तो आप दोनों पॉइंट को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपको पिछला पॉइंट समझ में आया तो ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा, और ये आप रट भी लिया जाता है, बच्चे रट लेते हैं इसको। इसका मतलब समझिए, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ध्यान रखें ये बात, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, देखिए अगर मैं एक विद्युत बल रेखा यहाँ बना रहा हूँ और दूसरी विद्युत बल रेखा यहाँ बना रहा हूँ, अगर मैंने इसको काट दिया तब क्या होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो आप क्या करेंगे, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए, दिशा बताने के लिए क्या बताया कि इस पर आप स्पर्शरेखा खींचो, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कुल, लेकिन इसके अकॉर्डिंग स्पर्शरेखा ये हो गई, ये भी ई कुल है। तो दो जगह विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, समझ में ये बात। कुल विद्युत क्षेत्र तो एक ही जगह आएगा, तो ये जो है वो कुल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अगर ये एक दूसरे को काटने लगेंगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की भी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को काटती हुई नहीं बनेगी। ध्यान रखें, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि यह प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है, ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो संभव नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं आ जाएंगी और दो दिशाएं संभव नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र व विद्युत बल दोनों की दिशा को व्यक्त करती है ना। ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अगर कोई विद्युत बल रेखा है तो इस पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो किस किस की दिशा को बताएगी, एक तो ई की दिशा और एफ दोनों की दिशा, क्योंकि दोनों की दिशा समान ही होती है। जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, दोनों की दिशा समान होती है। तो ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र व विद्युत बल दोनों की दिशा को व्यक्त करती है। इसमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, चलिए, विद्युत बल रेखाएं कभी भी लूप का निर्माण नहीं करती हैं। यदि ऐसा करेंगी तो इनके द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर विद्युत बल रेखा मैं गोल बना दूं, ठीक है, तो अब इसका सेंस समझिए कि कभी भी लूप नहीं बनाएगी, है ना। इसका रीज़न समझिए, अगर लूप बना रही है, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस का क्यू बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने प्लस का क्यू आवेश बनाया तो यहाँ से तो विद्युत बल रेखा निकल रही है। अब ये निकलने के बाद इधर नहीं जाएगी, क्योंकि प्लस में तो जाती ही नहीं है, प्लस में से निकलती है, ठीक है। एक कारण तो ये है कि लूप का निर्माण नहीं करती है। लूप का निर्माण करेगी तो बताओ, प्लस में से निकल रही है, प्लस में कैसे जाएगी वापस। तो कभी भी लूप का निर्माण नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखिए कि लूप नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी गोलाकार लूप नहीं बनाएगी। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, लेकिन लूप नहीं बनाएगी। और लूप बनाएगी तो क्या होगा, बंद लूप में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। अब देखिए इस बात को समझिए कि अगर विद्युत बल रेखा ने लूप बना दिया, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे गोल बना दी, तो यहाँ से जो किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, दूरी कितनी होगी, 2πr, है ना। अगर ये r त्रिज्या का लूप है तो दूरी कितनी होगी, 2πr। तो जब कार्य होगा वो W F.dr होता है, ठीक है। बल कितना लग रहा है, K Q या F ही रहने दो इसको, F × 2πr, है ना। ये इसके द्वारा किया गया कार्य आ गया। अब ये जीरो तो नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि F × 2πr कभी भी जीरो नहीं होगा, बल तो लग रहा है। अब अगर जीरो नहीं आ सकता, जबकि आपको पता है कोई संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल का जो कार्य होता है वो जीरो होता है लूप के अंदर, इसका कार्य जीरो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है स्थिर वैद्युतिकी बल इसके हिसाब से संरक्षी बल नहीं है, जबकि स्थिर वैद्युतिकी बल एक संरक्षी बल होता है। तो अगर मैं लूप बनाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, इस लाइन का मतलब समझे ध्यान से कि अगर लूप बनाऊंगा तो कार्य कितना आएगा, W = F × 2πr,
है ना, कितना कार्य आएगा, जो बल है वो उसको 2πr से गुणा कर दो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना, जितना बल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कार्य जीरो तो नहीं हुआ, कार्य जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2πr कुछ ना कुछ गुणा होके आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है जो संरक्षी बल होते हैं उसका कार्य कितना होता है, जीरो होता है। तो या तो ये संरक्षी नहीं है ना, इसका मतलब तो यही है, अगर कार्य जीरो नहीं तो संरक्षी नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी बल एक संरक्षी बल है ना, तो इसलिए ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, नहीं तो वो कथन भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखें ये बात, ये लूप का निर्माण नहीं करती। यदि ऐसा करेगी तो इनके द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। हमें तो कार्य जीरो रखना है इसका, है ना, क्योंकि कैसा बल है, संरक्षी बल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट और रह गए हैं इसके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है, अब इसका मतलब समझे कि मैंने कहा है कि क्यू आवेश से लाइनें निकलती हैं। अब क्यू आवेश से कितनी लाइनें निकलती हैं ये कौन बता सकता है? किसी ने नहीं बताया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि क्यू आवेश से मान लीजिए 4 लाइनें निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेरी कॉपी में क्यू आवेश से 4 लाइन निकाली, है ना, या 1 कूलाम से, 1 कूलाम आवेश से कितनी लाइनें निकाली, 4। तो यही 2 कूलाम आवेश होता तो मैं कितनी लाइनें निकालता, फिर 8 निकालता, जस्ट डबल, है ना। ये मेरे मानने के ऊपर है कि मैं अगर ये मानता हूँ कि 1 कूलाम से 4 लाइन निकलती है तो ध्यान रखिए फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि 2 कूलाम से 8 लाइन निकलती हैं। 1 कूलाम से 4, 2 कूलाम से 8 और 3 कूलाम से 12, है ना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मानता है कि 1 कूलाम से 2 लाइन निकलती है तो उसके लिए 2 कूलाम से 4 लाइन निकलेगी और 3 कूलाम से 6 लाइन निकलेगी। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया, अर्थात 1 कूलाम आवेश से 4 रेखाएं निकाली जाती हैं तो 2 कूलाम आवेश से 8 रेखाएं निकाली जाएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप 1 कूलाम से कितनी निकालते हैं। ये किसी भी साइंटिस्ट ने फिक्स नहीं किया है ना, ध्यान रखें। तो रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती होगी। 2 कूलाम से 4 निकालेंगे तो 4 कूलाम से 8 निकलेगी, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, विद्युत बल रेखाओं की सघनता जिस स्थान पर अधिक होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। अगर मैं विद्युत बल रेखाएं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट दे दूँ मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ ए और दूसरा पॉइंट देता हूँ बी। तो सघनता यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो मैं कह सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र जो ज़्यादा है वो ए पर ज़्यादा है जबकि बी पर कम है। ये हमने माना है ये साइंटिस्टों ने माना है कि ए पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और बी पर कम है, क्योंकि यहाँ पे सघनता है, सघनता यानी घनत्व ज़्यादा है। तो विद्युत बल रेखाओं की सघनता जिस स्थान पर अधिक होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। ये लास्ट पॉइंट था, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या समानुपाती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो इसके जो गुणधर्म हैं वो आपको याद रखने हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में ये मैटर पहुँचे और वो अपने नोट्स बनाएं। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार करें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता पेपर में, ठीक है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। फिर मैं इसके बाद में एक और टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, छोटा सा है क्योंकि, तो मैंने इसी में उसको कवर कर दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड ही एक पॉइंट और है, छोटा सा देख लीजिए। पॉइंट नहीं है, मतलब अलग से टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है।
कि समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यदि किसी स्थान पर समांतर विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं तो वह क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है या उसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए कैसे कि अगर मैं समांतर बल रेखाएं बना दूं, अभी मैं बल रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी बना रहा था, समांतर ही बना रहा था, तो इसको कहते हैं यहाँ पे ई जो है नियत है। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि जहाँ सघनता ज़्यादा होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे सघनता समान है सब जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट है ना, नियत है। ई नियत है अगर, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समरूप कहलाएगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिए जहाँ विद्युत बल रेखाओं को समांतर लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है वह विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतना सा पॉइंट याद रखना है आपको, ये आपसे कई बार बीच में आएगा तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं असमरूप। तो असमरूप का मतलब क्या होगा, असमरूप का मतलब यही है कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र समांतर नहीं हो। समांतर नहीं हो तो कैसे, देखिए अगर मैं दो आवेश बना दूँ, प्लस का Q और माइनस का Q, ठीक है, तो अब देखिए बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, प्लस से जाके माइनस की तरफ, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये माइनस की तरफ जा रही है, और कुछ ऐसे माइनस वाली अनंत की तरफ भी जाती हैं, सॉरी माइनस पे आती हैं, और प्लस से निकल रही हैं, है ना। थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, यानी कि प्लस से निकालेंगे और कहाँ जा रही हैं वो माइनस की तरफ, ऐसे, या अनंत की तरफ, और इसमें कहाँ से आ रही है, इसमें अनंत से आ रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो देख लीजिए इसको हम कहते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। दोस्तों ये आपसे बनवा लेता है एग्जाम में, है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र बताओ कैसा बनता है। और दूसरा मान लीजिए कि आपको एक पॉजिटिव दे दिया और दूसरा भी पॉजिटिव दे दिया, तब विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा। देखिए तब आपको क्या करना है कि पॉजिटिव वाली रेखाएं तो नेगेटिव में चली जाती थी, लेकिन इस पॉजिटिव वाली इस पॉजिटिव में नहीं जाएगी, तो इससे तो प्रतिकर्षित होगी, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, इससे दूर भागेगी, और इसकी वाली रेखा इससे दूर भागेगी, ऐसे। और पॉजिटिव से क्योंकि निकलती हैं तो उसमें एरो ऐसा बना है, निकलने वाला। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखें कि आपको बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिव और पॉजिटिव के कारण। और अगर मैं आपसे बना दूं नेगेटिव और नेगेटिव के कारण, ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल ऐसा ही बनाना है नेगेटिव के कारण। देखिए पहला बीच में से पार्टीशन कर लिया हमने, तो ये निकली, ये निकली, सुंदर सा डायग्राम बनता है, बिल्कुल ऐसा लगता है एक फूल बना दिया है। ठीक है, तो इससे बाहर निकाली थी और इसमें अंदर लेके आएंगे, तो ये हो गया नेगेटिव के कारण, नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, ऐसे। तो ये अलग डायग्राम है, ये पहला डायग्राम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला पूछ ले तो आपको ऐसा बना के आना है, इसकी रेखाएं इसमें जाएगी, और पॉजिटिव वाला पूछ ले तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ये दूर हट जाएगी। ठीक है, नेगेटिव वाला पूछ ले अगर आपसे, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला पूछे तो इसमें जो लाइन है वो अनंत से आएंगी और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो ध्यान रखिए समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
जो हम विद्युत द्विध्रुव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा वीडियो आप देखें अच्छे से, इससे नोट्स बनाएं। आपके लिए ही ये मेहनत करी जा रही है, और लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं पूरी सीरीज़ इसकी बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।